हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मी महेश कुमार साहू। आज ही हमारा वेव का थर्ड लेक्चर है। इसके पहले के क्लास में हम लोग वेव का इंट्रोडक्शन, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, जिसमें उसका वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, ये सब कुछ देख चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। अगर आपको पीछे का वीडियो नहीं देखे होंगे तो पीछे का वीडियो जाकर के देख लेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन कर जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। इस तरह से कोई स्ट्रिंग है, जब इसमें कोई बम प्रोड्यूस किया जाता है तो इसका जो पल्स है वो आगे बढ़ता है। हम लोग पहले की क्लास में देख चुके हैं, इसमें जो वेव चलेगा वो कुछ इस तरह से चलने लगेगा। अगर वेव इस तरह से चल रहा है तो जिस वेलोसिटी से ये वेव मूव करेगा उसका वैल्यू क्या होगा। यहां पर दो वेलोसिटी हम लोग देखे हैं, एक पार्टिकल का वेलोसिटी जो अपने ही पोजीशन पर एसएचएम कर रहा होता है, और दूसरा वेव का वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो वेव प्रोपेगेट कर रहा होता है। तो आज देखेंगे वेव का वेलोसिटी। तो वेव का वेलोसिटी देखने के लिए कहीं पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं। ऐसा ऊपर क्रिस्ट का है एलिमेंट, तो इसको थोड़ा बड़ा फॉर्म में बनाते हैं, तो ये कुछ ऐसा होगा। ऐसा होगा। ये किसी सर्कुलर पार्ट का एक छोटा सा आर्क जैसा दिखाई दे रहा है, उसका सेंटर होगा कहीं ना कहीं। तो मान के चलिए इधर उसका सेंटर है, तो इसके एक इस इंड को सेंटर से मिला देते हैं और इसके इस इंड को भी सेंटर से मिला देते हैं, और इसके इस पॉइंट पर, सबसे अपर वाले पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचते हैं ऐसा, और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये जो एंगल है ये थीटा है, ये रेडियस होगा। इसका जो ये छोटा सा एलिमेंट लिए हैं इसको dx कंसीडर कर रहा है। ये जो स्ट्रिंग है इसके पास अपना मास भी होगा, तो अगर इसके पास अपना मास है तो इस छोटे से, अगर टोटल स्ट्रिंग का मास कैपिटल M है तो इस छोटे से एलिमेंट का मास क्या हो जाएगा, dm। ऐसा हो जाएगा। तो इस यहां से यहां तक का जो एलिमेंट है वो टोटल वो कितना है, dx है, और मास कितना हो गया, dm। अब इस स्ट्रिंग को देखिए, इसका जो ये पोर्शन है, एक पार्ट ऊपर जा रहा होगा, दूसरा पार्ट नीचे जा रहा होगा, यानी कि इधर टेंशन लग रहा होगा, इधर भी टेंशन लग रहा होगा। और जो मास पुली सिस्टम पढ़े हैं हम लोग लॉज ऑफ मोशन में, उसमें जो रोप होता था या स्ट्रिंग होता था वो मासलेस होता था, लेकिन यहां पर स्ट्रिंग के पास मास है, और मास है तो हर पॉइंट पर टेंशन अलग होने लगेगा। उस पहले वाले क्लास में हम लोग यही देखे ना लॉज ऑफ मोशन में, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। लेकिन ये कब हो रहा था, जब स्ट्रिंग जो था वो मासलेस था। अगर स्ट्रिंग के पास मास रहेगा तो टेंशन चेंज होने लगेगा। तो अगर छोटे से एलिमेंट में कंसीडर करें, अगर टेंशन यहां की बात करें, यहां की बात करें, तो टेंशन लगभग बराबर होगा। तो अभी हम लोग टेंशन को टी ही लेकर चलते हैं, तो ये इसमें टेंशन ऐसा, इसमें जो टेंशन लग रहा है वो टेंशन ऐसा कुछ होगा, इसको इधर खींच रहा होगा टी, और इसमें इधर टेंशन खींच रहा होगा टी। यह एंगल थीटा है तो यह भी एंगल थीटा बनेगा। अब इस टी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर टी कॉस थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी साइन थीटा। इधर से टी कॉस थीटा और इसका ये कंपोनेंट टी साइन थीटा। ऐसा हो जाएगा। अब ये सर्कुलर मोशन टाइप का दिख रहा है, और सर्कुलर मोशन में
उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा होता है जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं या रेडियल फोर्स कहते हैं। तो ये टी कॉस थीटा और ये टी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेगा, बचा क्या? तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू ऐसा एफ इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स को एफ सी लिख लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू नॉर्मल डायरेक्शन में और कौन कौन काम कर रहा है? तो टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा, कितना? 2t साइन थीटा। और ये छोटा सा एलिमेंट है ना, तो छोटा सा एलिमेंट है तो ये एंगल जो है वो बहुत छोटा होगा, और एंगल बहुत छोटा होगा तो फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा, थीटा के लगभग बराबर हो जाता है। तो इस केस में हम लोग ऐसा क्या लिख सकते हैं इसको, एफ सी इक्वल टू 2t इंटू थीटा। और थीटा का वैल्यू क्या होता है? थीटा इक्वल्स टू होता है r डिवाइडेड बाय रेडियस। यहां r का वैल्यू क्या है? तो r पूरा यहां से यहां तक पूरा dx है ना, तो एक थीटा के लिए r कहां से कहां तक होगा? यहां से यहां तक, मतलब dx का हाफ पार्ट। तो r का वैल्यू क्या हो गया? dx बाई 2। और रेडियस कितना हो गया? कैपिटल R। तो रेडियस हो गया कैपिटल R। तो ये हो गया dx बाई 2r। इसको पुट कर देते हैं तो एफ सी इक्वल्स टू 2t dx डिवाइडेड बाई 2r। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वैल्यू होता है वो mv स्क्वायर बाई आर होता है। तो mv स्क्वायर बाई आर। लेकिन यहां जो हम लोग मास कंसीडर किए वो छोटा सा एलिमेंट है, dm है, तो यहां मास के पास क्या हो जाएगा? dm। क्लियर? तो dm v स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू 2t, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो क्या हो जाएगा? t dx बाई r। इधर भी r दिखाई दे रहा है, इधर भी r दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? dm v स्क्वायर इज इक्वल्स टू t dx। ये r और ये r कैंसिल हो गया। अब यहां से dm बाई dx इंटू वी स्क्वायर इक्वल्स टू टी। अब हम लोग ऐसा देखें पहले, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। ये कैसा डेंसिटी होता है? वॉल्यूम डेंसिटी होता है। उसी तरह से इसमें क्या है? वॉल्यूम तो नहीं है, स्ट्रिंग में क्या है? वॉल्यूम नहीं है, क्या है? लेंथ है। तो यहां पर जो मास पर यूनिट लेंथ होगा इसको हम लोग लिखते हैं म्यू। म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। अगर टोटल मास कैपिटल एम है और टोटल लेंथ कैपिटल एल है तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा हमारे पास? म्यू। म्यू से डिनोट करते हैं उसको, लीनियर मास डेंसिटी कह सकते हैं इसको। तो ये अगर स्मॉल एलिमेंट हो तो स्मॉल एलिमेंट के केस में क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल्स टू dm बाई dx। लेंथ कितना हो जाएगा? छोटा सा लेंथ हो जाएगा, तो dm बाई dx। तो dm बाई dx को हम लोग क्या लिख रहे हैं? म्यू लिख रहे हैं। तो ये हो गया म्यू v स्क्वायर इक्वल टू t। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? t डिवाइडेड बाई म्यू। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर t बाई म्यू। ये है वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। ठीक है? वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। अब यहां ध्यान दीजिए, टेंशन जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा। जैसे ये कोई स्ट्रिंग है, ये पूरी तरह से
टाइटली इसको करेक्ट किया गया है, पूरा टाइट है, और जितना टाइट रहेगा उतना ज्यादा उसमें टेंशन होगा। तो अगर दो तरह का स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ऐसा है और एक स्ट्रिंग ऐसा है, ये पूरी तरह से टाइट है और ये टाइट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसमें टेंशन, इसमें जो वेलोसिटी है, अगर इसमें इसको खींच करके छोड़ दिए तो इसमें जो पल्स आगे बढ़ेगा या इसका वेव का जो वेलोसिटी है वो इसमें ज्यादा होगा। अगर इसमें v1 है और इसमें v2 है तो v1 का वैल्यू जो होगा वो ज्यादा होगा। अब बात करते हैं कि दो तरह का स्ट्रिंग है, जैसे एक स्ट्रिंग ऐसा है और दूसरा स्ट्रिंग जो है वो थोड़ा मोटा है, और मोटा हो गया तो क्या इसका बढ़ गया, मास बढ़ गया, और मास बढ़ जाने से क्या होगा, तो देखिए मास बढ़ेगा इस केस में, तो मास के बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, म्यू बढ़ रहा है, मतलब लीनियर मास डेंसिटी बढ़ रहा है, और लीनियर मास डेंसिटी बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कम हो रहा है। मतलब अगर कोई स्ट्रिंग पतला है तो उसमें वेव का जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो ज्यादा रहेगा, और अगर कोई स्ट्रिंग जो है वो मोटा है, उसका मास ज्यादा है, तो उसका स्पीड कम होगा। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल विथ ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड इन ए स्ट्रिंग अंडर ए टेंशन ऑफ 60 न्यूटन। स्पीड दे दिया है, टेंशन दे दिया है। व्हाट टेंशन इज रिक्वायर्ड फॉर वेव स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड फॉर सेम स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग सेम है, एक ही स्ट्रिंग में है, तो एक ही स्ट्रिंग में है तो क्या सेम हो जाएगा, म्यू का वैल्यू सेम हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ जो है वो सेम हो जाएगा। तो अगर वेलोसिटी कितना दिया, स्पीड कितना दे दिया है, स्पीड दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, ये v1 है, और इस केस में टेंशन कितना है, t1 अगर मानते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 60 न्यूटन, 60 न्यूटन। म्यू के वैल्यू को म्यू ही लिखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट टेंशन इज रिक्वायर्ड फॉर वेव स्पीड, स्पीड दिया है कितना, v2 दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, टेंशन t2 निकालना है, और म्यू का वैल्यू वही रहेगा। तो स्पीड का हम लोग फॉर्मूला क्या निकाले, अभी फॉर्मूला निकाले हैं v इक्वल्स टू रूट अंडर t बाई म्यू। तो यहां से क्या हो जाएगा, v1 इक्वल्स टू रूट अंडर t1 बाई म्यू, और v2 इक्वल्स टू रूट अंडर t2 बाई म्यू। डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे से, क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा v1 बाई v2 इक्वल्स टू रूट अंडर t1 बाई t2। ये इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट कैंसल, ऐसा हो जाएगा, t2 निकालना है ना, तो t2 निकालना है, t2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इधर गया इधर, तो हो जाएगा v2 का स्क्वायर बाई v1 का स्क्वायर इंटू t1। तो t2 का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, v2 कितना है, v2 है 30, तो 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर इंटू t1, t1 है 60 न्यूटन। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 60, 2020, ये 9/4 क्या आ जाएगा, 2.25 इंटू 60, तो ये आ जाएगा 3135 T2 न्यूटन। नेक्स्ट है हमारे पास पावर ट्रांसमिटेड ऑन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में कितना पावर ट्रांसमिट होगा उसको देखते हैं। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग वेव है ऐसा, कल के क्लास में हम लोग देखे थे, इसका ये पार्ट जो है वो किधर आ रहा होता है, नीचे की तरफ आ रहा होता है, इस डायरेक्शन में। तो इसका एक छोटा सा पार्ट बनाते हैं यहां ऐसा,
तो इसके ऊपर टेंशन जो काम करेगा वो किधर काम करेगा, इस डायरेक्शन में काम करेगा। फोर्स जो काम करेगा इसके ऊपर, जो टेंशन फोर्स, वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में काम करेगा। ऐसा। तो इसका दो कंपोनेंट बनाते हैं, ये जो यहां एंगल ऐसा, ये फोर्स कह सकते हैं इसको या टेंशन कह सकते हैं। ये क्या है, या तो फोर्स है या टेंशन, जो भी कह सकते हैं इसको। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अगर यहां एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, ये थीटा बनेगा, तो ये हो जाएगा एफ या टी कॉस थीटा या एफ कॉस थीटा, और ये एफ साइन थीटा। तो y कंपोनेंट जो है वो कितना हो गया, ये नेगेटिव y डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो माइनस एफ साइन थीटा, और x कंपोनेंट जो है वो माइनस एफ कॉस थीटा। अगर इधर भी टेंशन लगता तो ये एफ कॉस थीटा कैंसिल हो जाता दूसरे वाले से, इधर वाले से। तो हमारे पास फोर्स का जो वैल्यू आया कितना आया, एफ साइन थीटा। तो फोर्स जो आया हमारे पास वो आ गया एफ साइन थीटा नेगेटिव डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन का है। फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए क्या हो जाएगा, तो स्मॉल एंगल के केस में अगर ये यहां से यहां तक का जो लेंथ है और यहां से यहां तक का जो लेंथ है, इसको हम लोग डेल एक्स लिख लेते हैं, छोटा सा लेंथ है, बहुत छोटा, और ये डेल वाई। तो ये स्मॉल एंगल थीटा के लिए, फॉर स्मॉल एंगल थीटा, साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है tan थीटा के। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एफ वाई इक्वल टू माइनस एफ tan थीटा। तो एफ वाई का वैल्यू क्या आ गया, माइनस एफ tan थीटा का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स। तो ये आ गया डेल वाई बाई डेल एक्स। ये बहुत स्मॉल एलिमेंट है इसीलिए इसको डेल वाई बाई डेल एक्स लिख रहा है। तो यहां से ये फोर्स का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, पावर। तो पावर कैसे निकालेंगे, तो पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैकेनिकल पावर हमारे पास क्या होता है, पावर इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, यही तो मैकेनिकल पावर होता है। और वर्क डन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसा हो जाएगा। तो पावर के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, फोर्स। तो फोर्स कौन सा है, डेल वाई, सॉरी फोर्स जो है हमारे पास वो एफ वाई है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर टेंशन या फोर्स जो है वो नीचे या ऊपर खींच रहा है इसको, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वाई के डायरेक्शन में। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को डेल वाई लिख ले रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और टाइम तो छोटा टाइम लगेगा तो इसको डेल टी लिख ले रहे हैं। अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ वाई का वैल्यू माइनस एफ डेल वाई बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई बाई डेल टी, ये आ गया पावर। अब हमारे पास जो वेव का इक्वेशन है, y का वैल्यू क्या होता है, तो y का जो वैल्यू होता है ऐसा होता है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, अगर ओमेगा के फॉर्म में लिखे तो माइनस ओमेगा बाई भी इंटू एक्स, ओमेगा बाई भी इंटू एक्स, ऐसा होता है। और चाहिए क्या क्या, तो देखिए डेल वाई बाई डेल एक्स चाहिए, मतलब इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स। तो ए
एक्स, इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा बाई भी बाहर आ जाएगा, तो माइनस भी बाहर आएगा, माइनस ओमेगा बाई भी, और साइन का कॉस हो जाएगा तो कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई भी इंटू एक्स। एक और क्या चाहिए, डेल वाई बाई डेल टी, तो डेल वाई बाई डेल टी ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए तो रहेगा ही, टी के रिस्पेक्ट में करना है तो ओमेगा बाहर आएगा, तो ए ओमेगा, और साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई भी इंटू एक्स। ये ओमेगा बाई भी क्या है, के है, तो देखिए ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वेव किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ऐसा है। अब इन दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो पावर का वैल्यू क्या हो जाएगा, पावर का वैल्यू हो जाएगा माइनस एफ, तो माइनस एफ डेल वाई बाई डेल एक्स, तो डेल वाई बाई डेल एक्स क्या है, माइनस ए ओमेगा भी कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई भी इंटू एक्स, और डेल वाई बाई डेल टी ए ओमेगा कॉस इंटू में आएगा ना, ये इसके साथ इंटू में आएगा, तो ए यहां भी है और यहां भी है, तो मिलकर के क्या हो जाएगा, अच्छा ये भी माइनस था ये भी माइनस था ना, यहां एक माइनस एफ के कारण ये माइनस, तो ये मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां प्लस, तो यहां हो जाएगा एफ, ए और ए मिलकर के ए स्क्वायर, और ओमेगा मिलकर के ओमेगा स्क्वायर बाई भी, कॉस और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई भी इंटू एक्स। यहां से कॉस स्क्वायर ये एक तरह से एंगल है, फेज है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का जो वैल्यू है कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 तक, लेकिन यहां स्क्वायर है तो अब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, मतलब 0 से 1 तक, और इसका अगर एवरेज वैल्यू निकाले तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से 1 का एवरेज वैल्यू 1/2, तो पावर, एवरेज पावर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या आ गया 1/2, तो यहां लिख लेते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई भी, ये आ गया एवरेज पावर का वैल्यू। ये एफ क्या है, टेंशन है, फोर्स जो है वो फोर्स बोल सकते हैं इसको, या टेंशन बोल सकते हैं। तो हम लोग एक फार्मूला भी पढ़े हैं ना, क्या, स्ट्रिंग वेव का जो वेलोसिटी है वो कितना है, v इक्वल्स टू रूट अंडर टी बाई म्यू, तो यहां से t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर म्यू, ऐसा हो जाएगा। इस f के पास v स्क्वायर म्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये टेंशन क्या है, ये टेंशन ही तो फोर्स है, तो यहां f का वैल्यू पुट करते हैं, इसको हम लोग f भी लिख सकते हैं इक्वल टू f, तो इसको हम लोग पुट कर लेते हैं यहां पर, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज पावर का जो वैल्यू आ जाएगा P एवरेज इक्वल टू 1/2 इंटू v स्क्वायर म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई भी, एक भी से एक भी कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज पावर का वैल्यू क्या आ गया, P एवरेज इक्वल टू 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक भी बचा हुआ है ना, तो साथ में भी, ये आ गया एवरेज पावर। चाहे तो हम लोग ओमेगा के पास 2 पाई न्यू पुट कर सकते हैं, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा का वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटेंसिटी, तो पहले इसको लिख लेते हैं इधर, एवरेज पावर का हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू भी। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ द वेव। इंटेंसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग इन यूनिट टाइम इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पावर पर यूनिट
तो पावर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए लिखते हैं। अच्छा, ए एम्पलीट्यूड को लिखे ना, तो यहां कुछ और लिख लेते हैं, एस लिख लेते हैं। ये है एरिया। तो इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? पावर का वैल्यू हमारे पास क्या है? यह है 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू भी, और डिवाइडेड बाई क्या आ गया? एरिया। पूरा एरिया ही लिखते हैं, एरिया। म्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास बाई लेंथ। अगर स्ट्रिंग का टोटल मास m है ऐसा, तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू 1/2। इसको लिख लेते हैं मास बाई लेंथ। तो ये हो गया m बाई l a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया। लेंथ इंटू एरिया क्या होता है? वॉल्यूम। लेंथ इंटू एरिया क्या होता है? वॉल्यूम। और मास बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेंसिटी। तो यहां से इंटेंसिटी का वैल्यू क्या आ गया? 1/2 मास बाई वॉल्यूम रो डेंसिटी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर। इसमें इंटेंसिटी का वैल्यू क्या है? 1/2 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। जहां रो क्या है? डेंसिटी, ए क्या है? एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, भी स्पीड। तो डेंसिटी चेंज नहीं करेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वी भी चेंज नहीं करेगा। तो आई जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? आई डिपेंड कर रहा है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर। बाकी सारे टर्म को अगर कांस्टेंट मान लिए तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में आगे चल करके हम लोग को इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का ही सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा, इसीलिए इनका रिलेशन निकाल रहे हैं। तो इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का। या ऐसा लिख सकते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर आई, ऐसा भी हो जाएगा। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, टू वेव इन सेम मीडियम फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटी। ये फिगर दिया हुआ है, दो वेव है। एक वेव ऐसा है जो ब्लू कलर में दिखाया गया है, इसका एम्पलीट्यूड 5 है। दूसरा वेव जिसका एम्पलीट्यूड 2 है, ये वेव 2 है, और दोनों का इंटेंसिटी निकालना है, रेशियो उसका। तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है? I इक्वल्स टू 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर भी, ऐसा है। अब फर्स्ट वेव के केस में देखते हैं। तो फर्स्ट वेव के केस में क्या हो जाएगा? I1 इक्वल्स टू 1/2 रो ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2π/t, और इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर भी। तो I1 के लिए हो जाएगा ये T1 और ये हो जाएगा A1, और डेंसिटी और स्पीड जो है वो सेम रह जाएगा। तो I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? I2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 रो 2π/T2 इसका स्क्वायर A2 का स्क्वायर इंटू भी, डिवाइड करते हैं एक दूसरे से। तो I1/I2 क्या हो जाएगा? 1/2 कैंसल, रो से रो कैंसल, 2π से 2π कैंसल, तो ये T2 ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? T2 का स्क्वायर बाई T1 का स्क्वायर इंटू A1 का स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर, ऐसा आ गया। तो I1/I2 इक्वल्स टू T2 कौन किसका? इसका। तो अगर इस छोटे वाले का टाइम पीरियड जो है T2 का, उसको कैपिटल T लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2T, क्योंकि इसका टाइम पीरियड यहां 1 साइकिल के लिए यहां टाइम पीरियड T लिखे, तो ये क्या हो जाएगा? 2T हो जाएगा बड़े वाले के लिए। तो T2 के लिए, तो T2 के लिए कौन सा है? ये वेव 2 है, तो वेव 2 का टाइम पीरियड T इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाई T1 का स्क्वायर। तो T1 कितना है? 2T, तो 2T का स्क्वायर 4T स्क्वायर हो गया इंटू A1 का स्क्वायर, A1 कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। सेकेंड वाले का वेव का एम्पलीट्यूड 2 है,
तो I1 बाई I2 कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसल, 1/4, और यहाँ ऊपर में 25, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, ये आ गया इंटेंसिटी का रेशियो। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।